नमस्कार। राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और खाड़ी देशों में युद्ध के संकट के चलते कई भारतीय इन जगहों पर फंसे हुए हैं। रमजान और होली की रंगत पर खाड़ी में चल रही जंग की परछाई साफ दिखाई दे रही है। अभी ये युद्ध लंबा चल सकता है, जिस तरीके से ट्रंप दावा कर रहे हैं। वहीं कतर में सैन्य अड्डों पर गिरते मिसाइलों और रद्द होती उड़ानों के बीच फंसे अपनों की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। प्रवासियों का यह कहना है कि कुवैत में बमबारी हुई है। हमले में कुवैत का हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं कुवैत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। तो दूसरी तरफ फ्लाइट्स रद्द होने के चलते दुबई में भी कुछ लोगों के फंसे होने की खबर है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे तक हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। अगर आपका कोई अपना किसी खाड़ी देश में फंसा हुआ है, उसको लेकर के कोई जानकारी आप देना चाहते हैं, या आपके मन में इसे लेकर क्या है, वो भी हमें बता सकते हैं। तो फोन करके अपनी राय भी रख सकते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ईरान युद्ध में नया वॉर फ्रंट। दो देशों की लड़ाई, दुनिया भर में दहशत। खाड़ी में जंग, भारतीयों पर संकट। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार खाड़ी देशों में जिस तरीके से जंग के हालात है, उसमें भारतीयों पर संकट किस तरीके से है और भारतीयों को किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको फ्लाइट्स नहीं मिल पा रही है, उन्हें क्या करना है और उन्हें आखिरकार किस तरीके से एडवाइजरी का पालन करना है जो भारतीय दूतावास है उनका, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल है एसपीएस कटेवा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ गौरी शंकर गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनीतिक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अमृत राज जी भी हैं, कथावाचक हैं, जो यहाँ से दुबई गए हुए थे कथा सुनाने, लेकिन वहाँ पर कह रहे हैं कि वो वापस फ्लाइट रद्द होने की वजह से अब नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे पहले कटेवा साहब, मैं आप ही से शुरू करूंगा कि अभी कहाँ किन देशों में ज्यादा भारतीयों पर संकट आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके के हालात, और कई जगह से लोगों ने वीडियो बना करके भी भेजे हैं कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और ये हालात और ज्यादा क्या विकराल हो सकते हैं, या स्थितियां कब तक सामान्य हो सकती है, हर कोई जानना चाह रहा है सर। देखिए हेमंत, जब अब इस लड़ाई का जिस तरह से इसको पूरे गल्फ में फैला दिया है ईरान की मिसाइल्स और ईरान के जो ड्रोन्स की फायरिंग के कारण, और जो कल तक जब शुरू हुई थी ऐसे लग रहा था कि इजराइल और ईरान की लड़ाई है, ये पूरे के पूरे गल्फ में फैल गई है और इसका पूरा का पूरा असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, खासतौर से एशियन कंट्रीज के ऊपर और यूरोप के ऊपर जी। और भारत के लिए जहां तक सवाल है, हमारे तकरीबन 90 लाख से ज्यादा लोग वहां रह रहे हैं, या तो 30 से 40 लोग वहां बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ 10 से 12-15 लाख वहां बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो ईरान ने जो किया, जो सिर्फ इजराइल पे हमला करना या सिर्फ यूएस की बेसिस को ही टारगेट बनाना, इसको छोड़ करके ईरान ने एयरपोर्ट्स, जो जितनी गल्फ कंट्रीज हैं जहां उनके यूएस के बेसिस थे, उन देशों के ऊपर, होटल्स के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर, रिफाइनरीज के ऊपर और खास तौर से एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कि पूरी की पूरी जो एयर ट्रेवल था वो बिल्कुल ग्राइंडिंग होल्ड पे आ गया है। आज हालांकि भारत की जो सरकार है वो पूरा कोशिश कर रही है कि जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें एडवाइजरी दी जा रही है। और आज जो लेटेस्ट है, ईरान के अंदर जो भारतीय छात्र थे जो हमारी एम्बेसी के अंदर इकट्ठे कर रखे थे, उन्हें शहर के बाहर ले जाकर के, उन्हें ईरान से बाहर तो नहीं निकाल पाए हैं, पर उन्हें रीलोकेट कर दिया है सेफर जगह के ऊपर, क्योंकि जो उनकी तेहरान जो कैपिटल है वहां से निकाल लिया गया है, क्योंकि वो जो कैपिटल के ऊपर काफी बम्बार्डमेंट हो रही है और उससे हमारे भारतीय जो छात्र हैं उनको नुकसान हो सकता है, तो उन्हें बाहर एक सेफ जगह पे ले जाया गया है और हमारी एम्बेसी का स्टाफ भी वहां से थोड़ी के लिए निकल गया है।
हमारे साथ दूसरी में हमारी दुबई से अमृतराज जी जुड़े हुए हैं, जो कथावाचक है, वहां पर कथा सुनाने के लिए गए थे। अमृतराज जी, अभी आप कहाँ पर है और किस तरह की स्थिति है वहां पर? क्या हालात सामान्य है या फिर मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं या कुछ बमबारी हो रही है? किस तरह के हालात हैं वहां पर? जी नमस्कार। जी। हम 28 तारीख को हमको वापस अबू धाबी जाना था। हम लोग वहाँ राम मंदिर तक पहुंचे और वहाँ सूचना मिली कि आगे एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हो गया, रास्ते बंद हो गए, तो हमको वापस दुबई आना पड़ा। तो अभी वैसे प्रॉपर दुबई में ऐसे कोई हालात नहीं है कि जिससे सामान्य कोई है खतरा बिल्कुल। हो। बिल्कुल सामान्य है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जी। दुबई के ऊपर कोई अटैक हुआ ही नहीं। वो जो मिसाइलों को गिराया गया तो उसमें मिसाइलों का जो मलबा गिरा था, हाँ। उससे सबको ऐसा लगा कि कुछ खतरा है, लेकिन पर्टिकुलर दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में सब ठीक है। लेकिन वो क्या, अबू धाबी में वो जो हुआ उसके कारण सब लोग दुबई में आकर रहने लग गए। जी। यहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी दुबई में आ गए। तो इस वजह से थोड़ी वो रहने करने की सबको, केवल हमें ही नहीं, जितने आदिवासी हैं, बाहर से आए हैं या यहाँ के हैं, सबको प्रॉब्लम हुई थी। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आपके साथ वहां पर कितने लोग हैं जिनको भारत आना था, फ्लाइट रद्द हो गई तो वहां पर फंस गए? हमारे साथ लगभग हम सब मिलाकर 120 जने हैं। जी। हमारे बड़े गुरु भाई है श्री मनोहर दास जी महाराज, ये भारत में तीर्थ यात्रा वगैरह इत्यादि का आयोजन रखते हैं। जी। तो सबसे ज्यादा तो मतलब बात यह है प्रॉब्लम की कि इनके साथ उम्र दराज लोग जाते हैं। अभी हमारे साथ ग्रुप में 120 में से यूं समझ लो कि 97% 65 साल के, 60 साल के, 70 साल के ऐसे पुरुष हैं। ये कोई युवाओं का घूमने का ट्रिप नहीं है। उन सब लोगों के मन का भाव था कि महाराज जी हमने पासपोर्ट बनवा रखा है, तो एक कोई विदेशी ठप्पा हमारी भी लग जाए, मन की मन में रह तो जाएगी। ठप्पा तो लगाने के इन्होंने चक्कर में ऐसे, आपको पता नहीं था कि वहां पर ऐसे युद्ध के हालात बन सकते हैं? आप तो गए थे तब सब सामान्य था। मतलब ये था कि सत्संग भी हो जाए और जी। वह सब भ्रमण भी हो जाए, इस भाव से ऐसे रखा था। तो एक समय सत्संग करते थे, जाते थे, हम तो रवाना हो गए थे, लेकिन ऐसे हालात हो गए, उस हालातों में करे तो क्या। अभी तो आप फिर ऐसे होटल में चलते ठहरे हुए चलते, हैं? हाँ, अभी यहाँ के जो दुबई के जो हरि भक्त लोग हैं, इन्होंने व्यवस्था करी है, तो होटल में रुकने की व्यवस्था हुई है। जी। तो आपके साथ आप बता रहे हैं होटल में भी और कोई लोग हैं और अभी जिनसे हम बात कर पाए? हाँ हाँ, हमारे जो मुख्य जो इस ग्रुप के आरपी टूर एंड ट्रेवल्स ग्रुप के जो रवि जी सुथार हैं, जिन्होंने पूरा मैनेज किया था, वो हमारे साथ है, और जिन्होंने अभी भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं इधर ही। जी। आपके साथ और कौन है? आप। जी। मेरा नाम रवि सुतार है और मैं आरपी टूर एंड रवि ट्रेवल्स जो, कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हाँ। और पूरा टूर हमने ही ऑर्गेनाइज किया है। अभी थोड़ी सी फ्लाइट्स को लेके इम्पैक्ट चल रहा है और एटीसी ने कहीं से भी अप्रूवल थोड़ा नहीं नीचे हो प्रोवाइड की सकते हैं एयरलाइन को। अमृत जी? अमृत जी नीचे हो जाइए जी। हाँ, अब बोलिए। एयरलाइन के द्वारा कुछ भी अपडेट नहीं है। ऑलमोस्ट जो भी लो कैरियर एयरलाइंस है सारा क्लोज है अभी। और लोग काफी एयरपोर्ट पे भी गए विदाउट टिकट, कैंसिल टिकट के साथ भी, उनको भी डिनाई कर रहे हैं वो लोग। और जैसे भी स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा इन सबको, हम हमारी तरफ से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इनको इंडिया के लिए बोर्ड कर देंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोग मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना और सब ठीक ठाक चल रहा है आराम से? ये यहाँ के जो दुबई में अपने भारत के लोग जो यहाँ रहते हैं, उन जी। लोगों को सूचना मिली तो वो सब लोग सेवा के लिए आगे आए हैं। फिर चाहे राजस्थान फाउंडेशन वाले हों या माली समाज वाले हों, माहेश्वरी समाज वाले हों, सब लोग मिलकर सेवा तो कर। आप लोगों ने वहां पर जो दुबई में एम्बेसी है वहां पर भी संपर्क किया? वहाँ संपर्क किया तो वहाँ बोले कि अभी सरकार की तरफ से ऐसा निर्णय आया है कि अभी फ्लाइट भेज भी दें तो वहाँ उतरने नहीं देंगे, एयरपोर्ट ही उतरने नहीं बंद है। थे। तो जी। अभी जो जहाँ है वहीं पे सेफ रहे। हाँ। तो और कोई वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है आप लोगों के लिए? कुछ बताया गया आपको? नहीं, मतलब जो अबू धाबी में फंसे हुए लोग हैं उनका वो ज्यादा संकट में, हमसे भी ज्यादा संकट में है जी। वो लोग। तो फिर वो उनके लिए पहले हम भी चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट पे फंसे हैं पहले उनके लिए सुविधा हो जाए। हम लोग यहाँ दुबई में है, होटल में है, राम कृपा से, हरि भक्तों के सहयोग से, तो वह थोड़ा सेफ है। तो यहाँ से फिर पहले वो निकल जाए, फिर हमको भी ले जाया जाए। जी। गौरीशंकर गुप्ता साहब, जो अभी अमृत राम जी कह रहे हैं कि जो दुबई में है वहां पर तो हालात सामान्य हैं, बिल्कुल गाड़ियां भी चल रही है, सब ऑफिस भी जा रहे हैं, दफ्तर भी जा रहे हैं, लेकिन आबू धाबी में बड़ा संकट है। हेमंत जी नमस्कार। देखिए नमस्कार। मेरे को नहीं लगता कोई संकट है। अननेसेसरी इस तरह की चर्चा करके लोगों में पैनिक फैलाने से कोई फायदा नहीं है। जी। किसी तरह का कोई संकट नहीं है। मेरे कम से कम 15-20
लोग जानकार हैं जो यूएई में रहते हैं, जो सऊदी में रहते हैं, किसी ने कोई संकट की बात नहीं की है। सबको एडवाइज किया गया है कि वो जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, और सरकार जो है यूएई की, वो पूरा उनका रहने का खर्चा दे रही है होटल्स में जहाँ भी रुके हुए हैं। मैंने ऑफिस ऑर्डर देखे हैं सरकार की तरफ से कि जो भी लोग फंसे हुए हैं, जब तक उनकी फ्लाइट नहीं मिलेगी वो होटल्स में रहेंगे और होटल का खर्चा वहाँ की सरकार देगी। अब ये फ्लाइट तो जब खुलेंगी तभी वो निकल पाएंगे, तो उसमें अननेसेसरी कोई पैनिक की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आदमी धैर्य रखे, 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक गए उसमें क्या दिक्कत है। आप वहां घूमने गए थे, 2-4 दिन और घूम लीजिए और उसके बाद आ जाइएगा। अब ये ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, हो जाती है कभी कभी, तो उसकी वजह से आप अपना ये कहकर कि लोग संकट में हैं पैनिक फैलाते हैं और तो लोग अमृत अधीर हो जाते राम हैं जी, और जाहिर लोग सी दुखी बात, होते देखिए हैं। ये तो अब यहाँ से जाते हैं तो अब आप तो गुप्ता साहब पूरे विदेशों में रहे हैं, राजदूत के तौर पर भी रहे हैं और खूब पूरी दुनिया में आपने देखी है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति यहाँ से जाता है फिर उसको लगता है कि युद्ध छिड़ गया है, तो उसके मन में तो आता है ना, स्वाभाविक सी बात है, ये कथावाचक हैं तब भी इनके मन में तो डर तो आता ही है। अमृत राम जी जो कह रहे हैं तो वो अपनी जगह उनकी बात ठीक है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि इतनी कोई ऐसा, ये खुद भी कह रहे हैं कि होटल में रुके हुए हैं आराम से, सरकार इनका पैसा दे रही है। 3-4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाएं, सरकार जब सरकार एयरपोर्ट पैसा खुलेगा नहीं दे तब वो रही है। वापस दे देंगे, वापस भिजवा राम देंगे प्रसाद इनको जब एयरपोर्ट खुलेगा। जी, हमारे साथ में राम प्रसाद जी भी जुड़ रहे हैं, महंत हैं सूरसागर रामद्वारा से। राम प्रसाद जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और आप क्या कहना चाहते हैं वहां की स्थिति को लेकर के? हाँ, स्थिति सामान्य है वहाँ, जी, सब लोग आराम से हैं और एयरपोर्ट बंद है और अभी वापस शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे सब लोग वापस जैसे मिलेगा टिकट वैसे सब लोग वापस आ जाएंगे। और वहाँ के लोगों ने भी व्यवस्था की है, सरकार भी साथ में है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। आपकी भी बात हुई है, आप कहाँ जोधपुर विराज रहे हैं अभी? मैं जोधपुर हूँ जी, और मेरी बराबर बात हो रही है और वहाँ सब लोगों की जो स्थिति है वो बराबर जानकारी लेते रहे हैं। एक बार गए हुए हैं तो यहाँ के लोगों को भय लग रहा था, लेकिन भय की कोई बात नहीं है, धैर्य के साथ काम में लेना चाहिए। परिस्थिति कभी भी कैसी भी आ सकती है, तो उस समय धैर्य के साथ हम काम लें तो सब बात ठीक हो जाएगी। और दुबई में तो बिल्कुल ही डरने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, जैसे गौरीशंकर गुप्ता साहब भी कर रहे हैं, कटेवा साहब भी कर रहे थे अभी, और जो आपके शिष्य अमृत राम जी वो भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी कह रहे हैं सामान्य है हालात पूरी तरह से। और आज हमारी अभी जैसे गौरीशंकर साहब कह रहे थे कि वहां पर तो बहुत सारे लोगों से बात हुई है, किसी तरह की कोई ऐसे भय वाली स्थिति नहीं है। हाँ जी, उल्टा अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा एयरपोर्ट जो है वो खुल रहे हैं धीरे धमाके धीरे। हुए थे, अभी कुछ फ्लाइट्स चल रही हैं, तो जैसे ही फ्लाइट्स और चलेंगे धीरे धीरे सब लोगों को निकाल दिया जाएगा और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। क्या कह रहे थे आप राम प्रसाद जी महाराज जी? पहले जब धमाके हुए थे शुरू में, उस समय डर की एक स्थिति लोगों के हृदय में हो गई थी, लेकिन ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग सामान्य रूप से हैं और सामान्य रूप से रह रहे हैं और वहाँ के लोग भी सब उनके साथ में हैं। सब लोगों ने भी ऐसा कहा है कि कोई डरने की घबराने की बात नहीं है, हम लोग इनके साथ में हैं और जैसे स्थिति जाने की होगी एयरपोर्ट से हवाई जहाज जाएगी उस समय सब लोग आ जाएंगे। जी, अमृत राम जी, आप बाहर गए हैं, बाहर देखा सब कुछ सामान्य है, गाड़ियां चल रही है? जी जी, बिल्कुल सामान्य है। यहाँ तो दुबई में वैसे भी कोई डरने की बात नहीं है। हमारे जो मुख्य एजेंट हैं ये अबू धाबी 2 चक्कर काट के आए हैं, जी, तो जो युद्ध वाली है वो तो कोई स्थिति नहीं है। बस आने जाने की जो प्रॉब्लम है, वहाँ एयरपोर्ट पे ही आप देख के आए, अंदर मतलब खूब सारा वो भीड़ जमा हो रखी है, तो पहले उन लोगों को ऐसे निकाला जाए। हम भी यही चाह रहे हैं कि जो जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहे और अभी सब आराम से हैं। तो आप क्यों विचलित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्यों आप में भय आ रहा था? नहीं, भय नहीं आ रहा था। क्या हुआ जी, कि वो 28 तारीख के दिन हम जब जा रहे थे वो ब्लास्ट हो रहा था ना, तो अच्छा, उस वक्त हमारे साथ जितने यात्री थे सब उम्र दराज लोग हैं। अब उनके परिवार वाले फोन कर रहे थे, तो ऐसे करके वो समझ नहीं आ रहा था कि इस समय इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे टिकट तो वहाँ 28 तारीख को एयरपोर्ट ही जा रहे थे हम लोग। जी, तो 28 तारीख और 1 तारीख का वो जो नाइट वाला प्रोसेस था
उसमें ये था कि सबको भारत कैसे पहुंचाया जाए या कैसे रोका जाए, तो वो सबकी व्यवस्था को लेकर थोड़ा चिंतन था। वैसे डर नहीं था, ऐसे कोई डर नहीं, हरि गुरु की कृपा, हमारे गुरु महाराज भी साथ में है, तो डर डर नहीं नहीं है, था, लेकिन सबको थोड़ा मैनेज सा भी दूसरों करे। की चिंता आपको ज्यादा है। कटेवा साहब, जी मुस्कुराते हुए बता दीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए हेमंत, जैसे हमारे देश के जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं चाहे और इजराइल है, जी वहाँ के सबके हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और आपको मैं बताऊं कि डिप्लोमेटिक चैनल से जरूर बातचीत चल रही होगी कि आप कैसे ना कैसे, अगर पहले तो इतनी जबरदस्त कोई लड़ाई नहीं चल रही है, कोई एयरपोर्ट टारगेट किए गए हैं, एयरपोर्ट उन्होंने प्रिकॉशन के तौर पे बंद किए हैं, तो जरूर बातचीत करके बीच में ऐसा समय आएगा कि जब दोनों तरफ से ये बात पक्की होगी कि किसी तरह का कोई फायरिंग नहीं की जाएगी, और उससे हमारे जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें हमारी सरकार जरूर बाहर निकाल लेगी, जैसे हमने यूक्रेन में किया। और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में बीच में 2-3-4 घंटे के लिए लड़ाई को फायरिंग को जी, रोका लेकिन गया था। कटेवा और साहब, हमारे जो हाथ ट्रंप में का बयान आया और ट्रंप ने कहा कि अभी बिग वेव बाकी है, तो उससे हम क्या समझें कि अभी, और उन्होंने ये भी कहा कि 4-5 हफ्ते या उससे लंबा भी ये युद्ध चल सकता है, तो और ज्यादा खतरनाक स्थितियां अभी बन सकती है कुछ देशों में। हाँ हेमंत, ये पक्की बात है, क्योंकि अभी अमेरिका का तो अपने आप पे ये था कि उनकी सबसे बड़ी, सबसे मॉडर्न फौज है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के उनके पास हथियार हैं, और वो सुप्रीम है, वो उनके आगे कोई नहीं टिक सकता है। जबकि ईरान का क्या है, ईरान का सिर्फ सर्वाइवल के लिए रहना है, उन्होंने ईरान को, अपने आप को, देश को जिंदा रखना है। तो ये दोनों की एम अलग हो गए हैं। और जैसा कि ट्रंप ने खुद ने बोला है कि उनको बड़ा ये आश्चर्य हुआ है कि ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज हैं जहां पे उनकी बेसिस हैं, वहां पे क्यों हमला कर दिया है। और एक और बहुत बड़ा प्रेशर इस लड़ाई से आएगा, क्योंकि जितने 27 बेसिस हैं उनके ऊपर हमला किया है ईरान ने, ड्रोन से और मिसाइल से। जी और इससे क्या हो गया है कि जो वहां पे लोग रहते थे, अमेरिकन आर्मी थी, अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स के बेसिस थे, उन्हें अभी ऐसा लगने लगेगा कि वहां पे उनकी लाइफ को खतरा है। और कोई भी, अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि लंबे समय तक अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पे कमिट हो जाएं ईरान में, क्योंकि उन्हें इराक की जो हिस्ट्री है वो याद है, किस तरह से इराक में वो आकर के इन्वॉल्व हो गए और कितनी जबरदस्त उनको कैजुअलिटीज हुई, कितने लोग उनके मारे गए। तो आज फिर भी कोई बोल रहा था कि ये ईरान ट्रंप का इराक नहीं बन जाए, क्योंकि आज ट्रंप ने खुद बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्राउंड फोर्सेस को मैं वहां कमिट करूंगा। जी और हालांकि उन्होंने कांग्रेस को भी लेटर लिखा है, क्योंकि वहां अगर पूरी फुल फ्लेज लड़ाई लड़नी है अमेरिका ने, तो कांग्रेस की जो सैंक्शन है वो जरूरी है। तो उन्होंने सारे मेंबर्स को लेटर लिखा है जिसमें ये बताया गया है कि जरूरत पड़ी तो मैं वहां वो भी कमिट करूंगा। ग्राउंड फोर्सेस, जब तक ग्राउंड फोर्सेस नहीं जाएंगे इस लड़ाई का कोई जो फाइनलिटी है वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रेजीम अगर चेंज करनी है तो वहां पे जाके फिजिकली ग्राउंड फोर्सेस को वहां जाके ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, और जो इनकी फैसिलिटीज हैं उन पे कब्जा करना पड़ेगा। अभी वो डिग्रेड कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उनको तोड़फोड़ कर सकते हैं, परंतु उसे बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। बीच में आज इजराइल का ये भी स्टेटमेंट आया है कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर भी उन्होंने उनको हमला किया है, उन पे अटैक किया है। और परंतु जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो यूएन की एक हिस्सा है, उनके जो डायरेक्टर जनरल का भी स्टेटमेंट आया था कि वहां पे कोई इस तरह का रेडिएशन की अभी कोई प्रेजेंस नहीं है। इसका मतलब वहां पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी या उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, उन पे कोई फिजिकल उनका डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि वो डैमेज होने से जब रेडिएशन चलेगा तो फिर वो घातक हो सकता है। जो आसपास की पॉपुलेशन है उस पर लंबे समय तक उनकी स्वास्थ्य पे उसका बहुत असर पड़ सकता है। जी, लेकिन गुप्ता साहब, जो मिडिल ईस्ट के 14 से ज्यादा देशों को लेकर के अमेरिका ने कहा कि जो अमेरिकी नागरिक है वो वहां से निकल जाएं, आपको लगता है कि भारत सरकार की तरफ से भी इस तरह की कोई गाइडलाइंस, कोई एडवाइजरी दी गई है इन देशों को लेकर के? दुबई में तो चलो फिर भी हालात सामान्य, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर लेबनान हुआ, यमन, सीरिया, इराक, गाजा पट्टी, यहाँ पर ज्यादा स्थितियां खराब हैं और यहाँ पर भी भारतीय लोग हैं। हेमंत जी, कि हमारी गाइडलाइन सिर्फ ईरान को लेके इश्यू हुई है कि ईरान से
सब लोग जितना जल्दी हो सके वो निकल जाएं। जी अगर ईरान के ऊपर और ज्यादा अटैक होते हैं तो ईरान में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को थोड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान के पास इतनी शक्ति है कि वो कंटिन्यूअस दूसरे देशों के ऊपर प्रहार करते रहेंगे और वहां पे अस्थिरता पैदा करेंगे, ऐसा मेरे को नहीं लगता। उनके पास जो शक्ति है वो हो सकता है 5-6 दिन 6 दिन और चले, और उसके बाद वो उनके जो मिसाइल्स और ड्रोन वगैरह है वो सब खत्म हो जाएंगे या उनको डिस्टेबलाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद ऐसा कोई मेरे को संकट भारतीयों के ऊपर किसी भी गल्फ कंट्री में नजर नहीं आ रहा है। तो हमें सावधानी से यही कहना चाहिए, सभी लोगों को एडवाइस दी गई है कि वो एम्बेसी से कांटेक्ट में रहें अगर कोई उनको तकलीफ हो तो। पर्टिकुलरली जो टूरिस्ट हैं उनको भी सरकार ने ये फैसिलिटी दी है कि वो वहां फंसे रहेंगे तो उनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी वहां की, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। और हमारे जो काम करने वाले लोग हैं आप उनको डिस्टेबलाइज करेंगे तो वो तो 1 करोड़ की संख्या से भी ज्यादा है। उनको कोई आसान नहीं है उनको निकालना। तो उनके मन में इस तरह का बहम डालना या उनको कहना कि आप संकट में, ये बहुत गलत चीज होगी हमारे पार्ट पे। मीडिया को भी इसमें बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए कि किसी के मन के अंदर अननेसेसरी साइकोलॉजिकल फियर नहीं डाले, क्योंकि वहां करोड़ों लोग काम करते हैं और फिर करोड़ों लोगों को उनमें से मान लो कुछ हजार भी वो साइकोलॉजिकली परेशान हुए तो वो मुश्किलें और लोगों के लिए भी खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं सही करना बात चाहिए, है। कम से कम। हाँ, सही बात है गौरीशंकर गुप्ता साहब, और इसीलिए हमने ये ध्यान रखा कि हमने इस शो में खास तौर पर देखिए आप लोगों से इसी बारे में चर्चा की कि क्या करना चाहिए। महाराज जी को भी इसी उद्देश्य से जोड़ा कि कम से कम इस समय में वे जो वहाँ के जोधपुर के लोग हैं या फिर राजस्थान के बाकी लोग हैं जो थोड़ा सा घबराए भयभीत हैं, तो वो ये बात उन्हें बताएं कि भय जैसी कोई बात नहीं है या घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि जब पहला गल्फ वार हुआ था 89 में, तो मैं उस समय बहरीन में पोस्टेड था और वहां पर ऐसी वार की स्थिति पहली बार इस तरह की बनी थी कि केमिकल वारफेयर होगा, मिसाइल्स आएंगी, और इराक से 3-4 मिसाइल आके भी गिरी बहरीन में। लोग बड़े पैनिक में हो गए और वहां पे पैनिक की वजह से 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ किसी भी तरह का। तो ये चीजें कई बार पैनिक से ज्यादा परेशानी हो जाती है बजाय एक्चुअल डैमेज किसी वार की वजह से। तो इसमें हमने को सावधानी रखनी चाहिए कि हम पैनिक नहीं करें, अपना धैर्य बनाए रखें और वहां पे रहें। मैं पूरे वार में वहीं पे था पूरे के पूरे टाइम। वो करीब 1 महीने से ज्यादा वो वार चला था और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हम सब लोगों को देखभाल कर रहे थे उस समय, जबकि वहां तो एक्चुअल मिसाइल्स आके गिरी थी इराक की तरफ से। यहाँ तो ऐसा कोई संकट नजर नहीं आ रहा मेरे को। और ईरान के पास जो मिसाइल्स है उनका स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और वो भी नहीं चाहेंगे कि गल्फ देशों को मिसाइल भेजी जाए, क्योंकि उनकी भी गल्फ देशों के साथ दुश्मनी हो जाएगी इससे और ज्यादा। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो सभी गल्फ देशों के साथ दुश्मनी करें, इसलिए वो किसी को भी अस्थिरता की या मिसाइल की टारगेट नहीं बनाना चाहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी स्थिति के अंदर जो भारतीय हैं अलग अलग देशों में से, मैं दुबई की बात नहीं कर रहा, बाकी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट में जितने भी लोग भारतीय रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो हमारा शो देख रहे हैं गौरीशंकर गुप्ता साहब, बिल्कुल संक्षेप में क्या करना चाहिए? देखो, ईरान के जो हमारे भारतीय ईरान में रह रहे हैं उनको सरकार ने एडवाइज किया है कि वो किसी भी रूट से जब भी निकल सके वहां से निकल जाना चाहिए। तो वो चाहे तुर्कमेनिस्तान के थ्रू जाएं या अजरबैजान के थ्रू या अफगानिस्तान के थ्रू, जो भी लैंड रूट उनको मिल रहा है वो निकाल देना चाहिए। इजराइल में भी अगर कोई लोग फंसे हुए हैं तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर कोई रास्ता मिलता है तो निकल जाएं। बाकी सब देशों में वो वहीं पे स्थिर रहें और किसी तरह की, बिना किसी तरह की साइकोलॉजिकल फियर के बिना वहां आराम से रहें, कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। और कई दिक्कत होती है तो एम्बेसी के टच में रहें। 24/7 उनको नंबर इश्यू किया गया है हर एम्बेसी का, उस एम्बेसी से बात कर लें, उस कोई भी दिक्कत होगी वो आपको मदद करेंगे। मेरे को लगता है कि धैर्य रखना ही बेस्ट ऑप्शन है। रियाद और जेद्दा से भी आज कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है सर कि फ्लाइट्स, वहां से कुछ फ्लाइट्स शुरू हुई हैं। हाँ, फ्लाइट्स और भी धीरे धीरे, अभी आप देखेगा अगले, आज चौथा दिन है वार का,
जी अगर 4 दिन भी अगर आदमी नहीं रुक सकता तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है? वार जब होता है तो ऐसा हो जाता है। अब ये लोग तो आध्यात्मिक लोग हैं। आध्यात्मिक लोग तो ये बिलीव करते हैं कि आदमी ना मरता है ना मारा जाता है। जो भगवान कृष्ण का जो संदेश है गीता के अध्याय में, तो उनको घबराने की क्या जरूरत है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये आध्यात्मिक लोग भी घबरा रहे हैं वहां पे। बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए उनको। उनको दूसरों को और कहना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा, आराम से रहिए, आराम से आप देखभाल आपकी सब लोग कर रहे हैं। जी गुप्ता साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन पराये देश में जब आदमी जाता है, पहली बार जाता है, थोड़ा मन में ऐसे ही हो जाता है। और जहाज में बैठने से हमारे वाले मारवाड़ के और राजस्थान के लोग तो ऐसे है कि पहली बार जब हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तब भी थोड़ा घबरा जाते हैं, वो हिलता है तो कि भाई कैसे। तो ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन राम प्रसाद जी, युद्ध हो रहा है, मैं जी, कुछ बोलना चाहूंगा। अभी हाँ, तो युद्ध हो रहा है, जी, युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से जो धैर्य धारण करके रखे हैं, ये आध्यात्मिकता का ही बल है कि अभी सब लोग सकुशल हैं। किन्हीं को सर दर्द की गोली लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जी, वो बहुत ना अच्छी कोई बात घबरा है। रहा आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, आनंद प्रिय रहें। हम तो और यहाँ सारे के आध्यात्मिकता सारे की वजह से ही राजस्थान सब के लोग लोग, भारत सुकून में के हैं। लोग यही कामना नहीं, करते हैं। ये राम प्रसाद जी, देखिए, ये जी, खुद भी धैर्य रखें और खुद औरों भी को भी धैर्य धैर्य रखें। रखने का सलाह दें, जी, जिससे कि किसी को कोई परेशानी। मैं बता रहा हूँ, मेरे कम से कम 20-25 लोग इन गल्फ कंट्रीज में जानकार रहते हैं, जी, और सबके सब लोग जो हैं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बता रहे, किसी ने भी नहीं बताई मेरे महंत को। जी, राम प्रसाद जी, आप दो शब्द कुछ कहना चाहें हमारे ऐसा देश है, के लोगों के लिए? जी, यहाँ के लोग यात्रा में गए थे जी, और वापस होली का उत्सव था, तो अपने होली का उत्सव परिवार के साथ तो मनाते हैं, एकाएक ऐसी घटना हो गई, तब ये सब मन में ऐसी बातें आती है। बाकी असुविधा के लिए या कोई दूसरी परेशानी के लिए लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग साथ में हैं, उनके भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था है, कोई उस बात को लेकर के परेशान नहीं हो रहे हैं। और जब परिस्थिति आई है तो ठीक है, समाधान भी हो रहा है और भगवत कृपा से सब लोग सकुशल अपने घर पधारेंगे। तो मैं उनके लिए भी शुभकामना करता हूं। और वास्तव में ये अपनी जो धार्मिक कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने लिए चिंता नहीं करता, वो जगत के लिए चिंता करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ऐसी भावना के साथ हम सब के लिए प्रभु के चरणों में मंगल कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही है। गौरी शंकर जी ने भी बोला। और कटेवा साहब, एक संदेश आपका भी हो जाए, फिर हम खत्म करेंगे। जी, देखिए हेमंत जी, आपके इस चैनल के जरिए वो जो वहाँ फंसे हुए लोग हैं उनको तो बता ही दिया, उसके साथ साथ जो यहाँ उनके परिवार के लोग हैं वो ज्यादा पैनिक में आ रहे हैं और वो बार बार टेलीफोन कर रहे हैं, बार बार इधर फॉरेन मिनिस्ट्री के जो अपने डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में भी वो गुहार लगा रहे होंगे, राज्य सरकार में भी गुहार लगा रहे होंगे। उन्हें भी आप एक संदेश दे दीजिए कि जो गल्फ कंट्रीज में लोग हैं वो वहाँ पे जो एयरपोर्ट वगैरह को क्लोज करने के लिए उन्होंने जो छोटी मोटी फायरिंग की है, वो प्रिकॉशन के तौर पे एयरपोर्ट को क्लोज किया है। एयरपोर्ट्स को डिग्रेड नहीं किया है कोई दुश्मन की उससे, कि सिर्फ इसलिए रोक दिया गया है कि उन्हें खतरा नहीं हो, कोई हवाई जहाज चपेट में नहीं आ जाए। जी, और जैसा कि गौरी शंकर जी ने बताया है, ये लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं है ईरान की तरफ से। बिल्कुल। और जल्द ही ये शुरू आशंकाओं के बादल भी छट जाएंगे। और सबका शुक्रिया, बहुत आभार कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर के किसी को भी जो है वो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सामान्य जो जिन इलाकों में भारतीय है। और भारत की सरकार, सबसे बड़ी बात है कि लगातार सभी दूतावासों से, सभी सरकारों के साथ संपर्क में है। जल्द ही ये युद्ध के हालात खत्म हो जाएंगे, अपने फिर से वापस लौट पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।